हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, अपना क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन चल रहा है और 3 टेस्ट का अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है। अब ये चौथे टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन अपन करेंगे। टोटल 15 टेस्ट है। 15 टेस्ट में से शुरुआत के जो 10 टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज हैं, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के वहां पे क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट के 5 जो टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ होंगे, यानी उसके अंदर वीडियो में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाएगा। अपन ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे, जैसे ये चौथा टेस्ट है, उसके बाद में ज्यों ज्यों अपन आगे बढ़ेंगे तो एडवांस मैथ के टॉपिक भी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर एक ही फंडा है कि अगर मैथ्स के मूल को जान लिया जाए, मैथ्स के बेस को, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके, अगर उसको तसल्ली से समझ लिया जाए तो उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला या अन्य कोई चीज अपनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो माइंड है वो ऑटो मोड पे आ जाता है। मैथ्स की खासियत है, मैथ्स के आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज्यों ज्यों शुरू करेंगे, आपका माइंड लॉजिकल है और मैथ्स की सारी चीजें लॉजिकल है। तो ज्यों ज्यों आप मैथ्स के भीतर बढ़ते जाएंगे त्यों 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 आपका माइंड ऑटो मोड पे आता जाएगा और देखते ही क्वेश्चंस के प्रति वो रिएक्ट करेगा कि अब यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। और कंप्लीट यानी कि संपूर्ण अंकगणित और एडवांस मैथ जो सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, आपका वीडियो मेंस के लिए तो मेनली ही है, उसका एडवांस मैथ का पोर्शन बहुत डिटेल से वहां पे करवाया गया है, स्पेशली उस पर फोकस किया गया है। आने वाली जो एलडीसी की वैकेंसी है उसके लिए वो कोर्स बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि वे लोग जो मैथ में वीक हैं अभी से अगर उस कोर्स को देखना शुरू कर लेंगे तो क्योंकि उसमें वीडियोज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यानी कि 150 के आसपास टोटल वीडियोज जाएंगे, सारे टॉपिक्स जब उसमें इंक्लूड होंगे। हालांकि वीडियो मेंस के तो सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, और अभी और इंक्लूड होंगे और टोटली जब कंप्लीट मैथ्स हो जाएगी तो लगभग 150 के आसपास वीडियो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति मैथ्स की सारी समस्याओं को जड़ से हल करना चाहता है उसके लिए वो कोर्स जो है रामबाण साबित होगा। तो आप में से वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो जो है परचेज कर सकते हैं, बहुत रिजनेबल रेट पे वहां पे अवेलेबल है सारे एग्जाम के लिए। और एलडीसी के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि एलडीसी में मैथ्स का बहुत वेटेज है, जैसे अभी वीडियो में इसका वेटेज है। चलिए, तो अपन अब शुरू करते हैं चौथे टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन और अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, दशमलव संख्या 476.289 में 9 का स्थानीय मान, यानी 9 का इस स्थान पे क्या वैल्यू है। ओके, आपको पता है कि पॉइंट से पहले 6, 7 और 4 है, पॉइंट के बाद में 2, 8 और 9 है। ठीक है, अब सुनिए, यहां पे अगर अपन बात करें तो 9 का जो वैल्यू है, सुनिए, 9 का जो वैल्यू है, ये 2 जो है ना, ये 10वां हिस्सा है। ये 2 जो है वो कौन सा हिस्सा है? 10वां। ये 8 जो है ये 100वां हिस्सा है और ये 9 जो है ये 1000वां हिस्सा है। तभी तो, सुनिए, तभी तो देखो, 9 पॉइंट के बाद में 1, 2 और तीसरे अंक पर पड़ा है, तीसरे नंबर का अंक है। ओके, तो बटे में 3 जीरो लगेंगे तभी तो 9 तीसरा अंक बनेगा। 9 0 0 फिर पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहां पे 9 का जो स्थानीय मान है वो 9 यहां पे 1/1000वां हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। वेरी सिंपल, ठीक है, आपको दिख रहा है 16/9। क्यों? क्योंकि देखो 19 में 18 का भाग एक बार जाकर के थोड़ा सा पॉइंट का वैल्यू आएगा, 29 में 18 का भाग 2 बार पूरा नहीं जाता, 18 एकम 18 और समथिंग, 16 में 36 का भाग तो सीधा 0 पॉइंट से शुरू होगा। लेकिन देखो 16/9, 9 में 16 का भाग दोगे तो 9 दूनी 18 लगभग दुगने के बराबर है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा भिन्न ये है। आप कहोगे ये इस तरीके से थोड़ी करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, अंश में हर का भाग दे करके देख सकते हैं, आपका वैल्यू ये निकलेगा। लेकिन मोटे तौर पे सीधा दिख रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब आप इसको देखिए, 50 का कितने प्रतिशत 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है। तो अपने काम करें, 2 सही 1/4 प्लस 1/4 इसको सॉल्व कर दो। 4 दूनी 8 एक 9, ये आपका 9/4 प्लस 1/4, तो ऊपर हो गया 10, 10/4। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5/2, यानी इस पूरे का वैल्यू है 5/2। अब अपने इक्वेशन से ऐड करते हैं, ये क्या बोल रहा है कि 50 का कितने प्रतिशत, तो अपन लिखेंगे 50 का x% बराबर ये है, ये यानी कि 5/2 है। सिंपल, 50 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 2, x का मान आ गया
5%, यानी कि 50 का 5% लोगे ना वो इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने, उसके हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है उसको 350% से इंक्रीज कर लो, डिनोमिनेटर को 300% से जो है इंक्रीज कर लो, तो 9/22 आता है। तो मूल भिन्न क्या थी? आपने माना कि मूल भिन्न x/y थी। बोलो क्या थी? x/y। अब मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज 100%, सब कुछ 100% है। तो एक बात बताइए, ये अंश अपने आप में 100% है, इसको आपने 350% बढ़ाया तो अंश 450% हो गया। तो अपन यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है ना, ये अंश है, अंश अपने आप में 100% था, लेकिन 350% बढ़ा तो अंश आपका 450% हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हर चीज अपने आप में 100% है, अब उसको 350% बढ़ाओगे तो वो 450% होगी। वेरी सिंपल। हर की बात करें तो वो आपका y था। अब सुनिए, वो अपने आप में 100% था, उसको 300% बढ़ाया तो हर आपका 400% हो गया, क्योंकि वो 100 तो था ही, और 300 और बढ़ा दिया तो 400% हो गया। ऐसे करके आपका जो नई भिन्न निकल के आई वो आ गई 9/22। क्या आ गई? 9/22। 0000 कैंसिल, 0 से ये 0 गया, तो ये हो गया आपका x इंटू 45 बटे में सॉरी y इंटू 40 बराबर 9/22। अब इसको काट पीट लो, क्या आंसर आएगा? 9 से कट गया ये 5 बार, 2 से कट गया ये 20 बार, 2 से कट गया ये आपका 11 बार, 5 से कट गया ये 4 बार, 4 गया उधर तो ऊपर जाएगा, और बटे में 11 x के बटे में y, तो यानी कि वो भिन्न थी आपकी, देख लीजिए 4/11। क्लियर? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा? बस कैलकुलेट कर लो। 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा? ये आपको आंसर देना है। देखो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 9 से कट गया ये 4 बार, 936। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 से ये कितनी बार कट गया? 5 से काट दो, ये 5 से कट गया ये 20 बार, 4 से कट गया ये 5 बार, 5 से कट गया ये 9 बार, 9 और 27 को गुणा कर लो, 9 इंटू 27, तो ये हो गया आपका 7 9 63 यानी 3। अब देखो अंत में अंक 3 किसी के पास नहीं है इसको छोड़ के, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आवे आपको तो फिर आप जरूर आगे गुणा कर सकते हो। 7 9 63 का 6, 3 आ गया, 6 हासिल हो गया, 9 दूने 18, 18 और 6 24। ठीक है, ये आपका आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? एक बात बताओ, जैसे ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसका 10% दूसरी में जोड़ा तो दूसरी 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20%। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि पहली संख्या का 10% दूसरी संख्या का 20% बढ़ाने की ताकत रखता है। इसका मतलब पहली का 10% दूसरी के 20% के बराबर है, तो ये अनुपात हो जाएगा 2:1। तो सिंपल है, ठीक है। वरना आपको फिर जो है पूरा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इसका शॉर्ट बताता हूं, फिर प्रोसेस भी आपको इक्वेशन बना के दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाए, देखो दो संख्याएं हैं, अपन मानते हैं ये पहली और ये दूसरी। पहली संख्या का 60%, देखिए पहली संख्या का 60% जब दूसरी में से घटाया जाता है तो दूसरी 52 रह जाती है। अच्छा, पहली का 60% इतना पावरफुल था कि जिसने दूसरी को 52 रख दिया, तो कितना कम किया? 48। तो अपन कह सकते हैं कि पहली संख्या का जो 60% है वो दूसरी संख्या के 48% को कम करने की ताकत रखता है। इसका मतलब पहली संख्या का 60% दूसरी के 48% के बराबर है, और जब भी दो अमाउंट का परसेंट इस प्रकार से इक्वल हो तो उनका अनुपात क्रॉस करके आ जाता है ना। वो इसका प्रोसेस है। देखिए 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो ये 4:5 ये आपका आंसर है। अब इसके अलावा दूसरा क्या तरीका हो सकता है? तो देखो सुनो, अब आप माना कि आपकी पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मानी। अब जैसा बोल रहा है वैसा इक्वेशन क्रिएट करते हैं और x और y का रेशियो आ जाएगा। एक संख्या का 60% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, ये पहली संख्या का 60%, देखिए x का 60% दूसरी संख्या यानी कि y में जोड़ा जाए
ठीक है, तो दूसरी संख्या 52% रह जाती है, यानी कि पहली संख्या का क्या क्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, ओके घटाया जाए, सुनिए सुनिए सुनिए, पहली संख्या का 60% दूसरी में से घटाया जाए, दूसरी संख्या में से घटाया जाए पहली का 60%, तो दूसरी बस 52% रह जाती है। दूसरी में से पहली का 60% घटाओगे तो दूसरी बस 52% रहेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बीच में बराबर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, इस y वाले अमाउंट को उधर लेके जाते हैं क्योंकि y उधर ऑलरेडी पड़ा है, x वाले अमाउंट को उधर लेके चले जाते हैं क्योंकि ये माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो प्लस का आपका 60x बटे में 100 हो गया, ये आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, y में से 52y बटे में 100 घट जाएगा, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48y बटे में 100, और उधर कौन है 60x बटे में 100। जब आप इसको काटोगे तो देखो 100 से 100 तो कट ही गया, 12 से कट गया 4 बार, 12 से कट गया 5 बार। अब अपने काम करते हैं, सुनिए भाई, इधर कौन है ये x है, ओके, इंटू 5, इधर कौन है 4 इंटू वाई, वाई को उधर भेजते हैं तो x के बटे में आएगा ना वाई, बराबर इधर कौन रहेगा 4 तो है ही, ये 5 बटे में आ जाएगा, तो x और y का अनुपात 4:5 हो जाएगा, ये आपका आंसर है ना। तो वो अप्रोच आपको आनी चाहिए, बाकी करने का तरीका तो ये भी है, ठीक है। जब शार्पनेस आ जाएगी मैथ के प्रति, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप इस वे में आंसर इजीली दे पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है, ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं, तो डी को अधिकतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये आपको पता करना है। अब यहां पे मैक्सिमम मार्क्स एक एग्जाम में जो दिए हुए हैं वो 500 है, ए बी सी और डी 4 लोग हैं, ये 4 लोगों में इनके अंकों का कंपैरिजन दे रखा है कि उसको उससे इतने ज्यादा, उसको उससे इतने कम, और ऐसी सारी बातें हैं, ठीक है। चलिए तो अपन पहले काम करते हैं कि ए बी सी डी इनके अंकों का रिलेशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा 4 लोग नहीं है, 3 ही है, ए सी सी और डी, ओके ठीक है। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखना इसमें ए को सी से 25% अधिक अंक मिले, आप एक काम करो, ये तो ए है और ये सी है, ए को सी से 25% अधिक अंक मिले, तो एक काम करो, सी को मान लो 100 मिले, तो 25 अधिक इसको कितने मिल गए 125। अगर 25 से काटोगे तो ये 5 बार और ये 4 बार, तो ए और सी के अंकों का रिलेशन क्या है 5:4। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखो, सी को डी से 20% कम अंक मिले, अब यहां पे एक तो है सी और एक है डी, इनका अलग अलग कंपैरिजन करना जरूरी है, उसके बाद में एक साथ इनका रिलेशन देखेंगे और उसके बाद में 500 के साथ में इसका कंपैरिजन करेंगे। तो ए को सी से 25% अधिक अंक मिलने का मतलब है कि सी को 100 मिले तो ए को मिलेंगे 125, तो ए और सी के अंकों का रिलेशन है 5:4। सी को डी से 20% कम अंक मिले, तो देखिए भाई सी को डी से 20% कम अंक मिले, डी को अगर 100 मिलते हैं तो 20% कम यानी इसको 80 मिले, तो 20 से कट गया ये 4 बार और 20 से कट गया ये 5 बार। अब एक काम करो, ए बी सी का एक साथ रिलेशन लाओ, यानी सॉरी ए सी डी का एक साथ रिलेशन लाओ, एक तो है ए, एक है सी, एक है डी, और एक साथ रिलेशन लाने का तरीका आप समझते हो कि ए को मिले 5, सी को मिले 4, सी को मिले 4, डी को मिले 5। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, यहां पे सी कॉमन है ना, 4 4 सेम है, तो सी को सीधा 4 लिख दो और डी आपका 5 और ए आपका 5 है। अब एक बात बताइए, इसका मतलब तो ये निकला कि ए और डी के इक्वल अंक है, ए के 5 इकाई है तो डी के भी 5 इकाई है। अब देखो यहां पे आगे क्या लिखा था इसने, आगे यूं लिखा था कि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं, तो डी को अधिकतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ कि ए के 360 अंक है, इसका मतलब ए और डी बराबर है, तो डी के भी 360 अंक है, ये सुनो, और डी के प्रतिशत आपको लाने हैं, भाई डी को कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो सिंपल बात है, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, डी को मिले 360, देखिए 360 आउट ऑफ 500, यानी 500 में से 360 मिले, इंटू 100 कर दो, ये आपका कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये 00 से 00, तो ये 72% आ गया, 72%, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, एक दुकानदार
एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, उस वस्तु को 51.8 रुपए अधिक मूल्य पर बेचें तो 6% का लाभ होगा। तो बताओ कि वस्तु की लागत कितनी है? 100%, है ना। तो वस्तु की लागत अपने आप में 100% है, वो मैं हमेशा आपको बताता हूं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि लागत कितनी है? 100%। अब एक बात बताओ, वस्तु को 12.5% के लॉस पर बेचा, यानी कि 100% से अपन बैक गए कितने? 12.5% बैक गए क्योंकि 12.5% का लॉस हुआ, 12.5% लॉस पे बेचा वस्तु को। आगे बोल रहे हैं कि 51.8 रुपए अधिक में बेचते तो 6% का प्रॉफिट होता। अब देखिए 6% का प्रॉफिट होता तो हम क्या करते कि भाई 100 से, इसका मतलब है कि 6% आप आगे गए हो, यही बात है ना। यस, 100% आपका लागत मूल्य है, 12.5 का लॉस यानी 100 से 12.5 पीछे गए, बैक गए, है ना। और 6% का प्रॉफिट यानी 100 से 6% आगे गए। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि ऐसा हुआ और ऐसा होने में कितने अधिक में बेचते तो ऐसा होता? 51.80, है ना। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना फासला है? ये 18.5% का फासला है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कितना फासला है? 18.5% का। ओके, 18.5%, 12.5% के लॉस से अगर आप 6% के प्रॉफिट में जाओगे ना, तो वो सफर आपका 18.5% का रहेगा। तो पहले के मुकाबले जब 18.5% आप अधिक में बेचते हो तब 6% का लाभ होगा। और वो रुपयों में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 51.8 रुपए अधिक में बेचे तो अपन बोलेंगे कि 51.8 रुपए जो है, समझे हो ना, वो इसके बराबर है। अरे क्या मिल गया? सुराग। यानी कि 18.5% जो प्रतिशत वैल्यू है वो रुपयों में 51.8 रुपए है। अब आपको क्या लाना है? लागत लानी है। तो लागत 100% है, तो आप क्या करोगे? 51.8 रुपए में 18.5 का भाग दोगे और गुणा किससे करोगे? 100 से, पॉइंट हटेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 280। आप कैलकुलेट करोगे, ये आंसर आएगा। देख लेना, कैलकुलेट करना, यही आंसर है। ठीक है, आई समझ में बात? इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। 12.5% के लॉस पर थे हम, 6% के प्रॉफिट में जाने का मतलब है कि वहां से 18.5% का उठाव लेना। और इसने बोला कि 51.5 रुपए ज्यादा में बेचे तो ऐसा होगा, तो इसका मतलब 18.5% 51.8 रुपए के बराबर है। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% का घाटा होता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने होंगे? सिंपल है, देखो 140 रुपए में 80 पेन बेचने पर 30% का घाटा होता है। सुनो, मैं लिखता हूं 30% लॉस पर विक्रय मूल्य। एक बात बताओ, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेची, तो एक बॉल पेन कितने में बेची? तो आप कहोगे 140 रुपए में 80 का भाग दे दो, 0 0 कैंसिल, 2 से कट गया ये 7 बार, 2 से कट गया ये 4 बार। ये क्या है? ये एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य है। ये सुनो, इसने बोला ना 140 रुपीज में 80 बॉल पेन बेची है, तो एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य ये रहा। और ऐसा करने पर हमको 30% का लॉस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये मूल्य 30% के लॉस पर बेचे जाने वाला विक्रय मूल्य है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, 30% का लॉस है, तो विक्रय मूल्य आपका 70% होगा ना। तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये 30% लॉस पर, यानी कि 70% अगर क्रय मूल्य लागत उसका 100% है, 30% का लॉस, यानी कि 70% के बराबर है ये विक्रय मूल्य 7/4। समझ रहे हो ना? 7/4। ये सुनो, अब आपको लागत लानी है, तो लागत कितनी होगी? 100%। तो 100% का वैल्यू आपको लाना है, तब आपको पता चलेगा कि एक बॉल पेन की लागत कितनी है। तो अपन क्या करेंगे कि 7/4 में भाग देंगे 70 का और गुणा कर देंगे 100 से। भाई इसमें ये क्या है? सुराग है, 70% बराबर 7/4, ये सुराग है। तो इसमें दिया इसका भाग, 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 100 से। तो अब देखो 0 0 कट गया, 7 से ये कट गया, ये आपके रह गया 5/4। 5/4 रुपए ये मूल्य है लागत वाला। क्यों? क्योंकि 7/4 में बेचने पर तो हमें 30% का लॉस है। इसका मतलब वस्तु की लागत है 5/4 रुपए। ओके, अब वो कह रहा है कि वो तो ठीक है, लागत तो आप लेके आ गए, लेकिन कितने % प्रॉफिट पर माल को
104 रुपए में कितनी पेन बेचे ताकि हमें 30% का लाभ होने लगे। ये तो वस्तु की लागत है। अब अपन 30% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य क्या रहेगा उसका पता करते हैं। तो अपन लिखेंगे 30% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य। पर विक्रय मूल्य क्या रहेगा? ये आपका 5/4 है ना, ये अपने आप में 100% है, 100% है कि नहीं? लागत है ये अपने आप में 100% है। आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए इस पर। इसका मतलब इस लागत का 130% आपको विक्रय मूल्य चाहिए है, तब आपको 30% का लॉस होगा। लागत अपने आप में 100% है, 30% प्रॉफिट, इट मींस 130% ऑफ 5.4। 0 0 कैंसिल, 5 से कट गया ये आपका कितनी बार? 2 बार। तो ये हो गया आपका 13/8, 13/8 रुपए। ये सुनो, अब ये क्या है? ये है आपका 30% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस। समझे बात को? अब अपन को क्या करना है, वो कह रहा है कि 104 रुपए में कितने ये बॉल पेन बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो। तो 30% का प्रॉफिट लेना है तो आपको एक बॉल पेन 13/8 में बेचना पड़ेगा। और टोटल आप कितनी कीमत का बेचना चाह रहे हो? आप 104 रुपए के बेचना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप क्या करो, कितने बॉल पेन बिकेंगे? बॉल पेन की संख्या। अब एक बात बताओ, 104 रुपए का टोटल माल बेचना है और 30% प्रॉफिट लेने के लिए एक बॉल पेन 13/8 में बेचना पड़ेगा। तो 104 रुपए का माल बेचना है, एक वस्तु जाएगी 13/8 में, 13/8 में, ये उलट के गुणा हो जाएगा। तो 104 में 13 का भाग दिया और गुणा कर दिया 8 से, ठीक है? इससे ये कितनी बार कट गया? इससे 8 बार कट गया। हाँ 8 बार। चलिए यहां पे गड़बड़ हो रहा है, आप देखो, सुनो क्या कि अपन ने ये 5 2 से कट गया ना 5 बार, तो यहाँ पे 2 रहेगा, है ना? तो यहाँ पे आपका जो है ये जो 8 है ना, 8 की जगह आपका क्या रहेगा? यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे रहेगा 4। ध्यान रखना, ऐसे गलती मत कर देना। 4 आप कहोगे सर आप तो खुद कर रहे हो। अरे भाई, अब मैंने कर दी, सुधार तो दी। एग्जाम में अगर आपने कर दी तो फिर तो मामला गड़बड़ है। सुनो, तो पूरा आपको कॉन्शियस रहना है, ठीक है? तो ये 4 है, तो 104 में 13/4 का भाग दोगे, 104 इंटू 4/13। अब इससे कितनी बार कट गया? ध्यान देना, इससे 8 बार कट गया ना, ठीक है? 8 चौक 32, 32 इसका आंसर है, ठीक है? ध्यान देना, कैलकुलेशन आपको शार्पली करनी है, ऐसे मिस्टेक नहीं करनी। आगे बढ़े, ओके। अब इसको देखो, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 में है और बी में टिन और तांबा। देखो क्रम उसने गड़बड़ दिया है, मतलब उल्टा क्रम दिया है, पहले में बाद में टिन है, दूसरे में पहले टिन है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें जबरदस्त। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? सिंपल बात है, 60 किलोग्राम की आपके पास मिश्र धातु है, इसमें दो वैरायटी के मेटल है। एक तो क्या है, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए के अंदर सीसा और टिन, तो ये तो आपका सीसा और ये आपका क्या है? टिन। अब सीसा और टिन का जो रेशियो है ना, वो कितना है? 3:2, 3:2:5। देखना आप, 3:2:5, 5 बराबर 60, तो 12 बराबर 1। भाई 3 और 2 5 इकाई, 5 इकाई बराबर टोटल 60 किलो है, तो 1 इकाई का मान कितना हो गया? 12। तो 3 इकाई का मान 12 तिया 36 केजी और 2 इकाई का मान 12 दूनी 24 केजी। तो हमने 60 किलोग्राम की मिश्र धातु का जो सीसा और टिन था वो अलग अलग कर दिया, पाया कि सीसा 36 किलो है, टिन आपका 24 किलो है। अब दूसरा जो धातु है ना वो 100 किलो का है और 100 केजी के अंदर क्या क्या है, तो क्रम क्या दिया है देखो, लिखा है मिश्र धातु बी में टिन और तांबा, उसमें ये तो टिन और ये तांबा। टिन और तांबे का जो रेशो दिया है वो दिया है 1:4, 1:4। अब मुझे बताइए, ये 1:4 है, 1 और 4 5, 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20। तो टिन तो आपका आ गया 20 केजी और तांबा आ गया आपका 80 केजी। आपको पता करना है कि नई मिश्र धातु में
टिन की मात्रा कितनी है, तो टिन टिन को जोड़ दो, यहां से टिन कितना आएगा 24 किलो, यहां से टिन आएगा 20 किलो, तो नए मिश्र धातु के अंदर 24 + 20 यानी कि 44 किलो टिन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये देख लीजिए, सिंपल। अब सुनो, आपको ये 36 निकालने में, 80 निकालने में एनर्जी वेस्ट करनी ही नहीं है, जब केवल 10 चाहिए तो ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपके ध्यान में आएंगी कि मुझे कम से कम समय में आंसर लाना है। तो अपन ने यहां ऐसे ही एनर्जी वेस्ट की 36 लाने में, 80 लाने में, सीधा अपन को टिन से ही मतलब था तो टिन निकाल के सीधा जोड़ देते। ये चीज आप जब प्रैक्टिकली चलोगे ना तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है, देखो 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा। 10 साल पहले यह अनुपात 3:1 था, तो वर्तमान में पुत्र पिता की आयु का अनुपात क्या है? ओके, तो आप एक काम करो, ये आपका वर्तमान है, ठीक है। 10 साल बाद, देखिए ये 10 साल बाद, ओके, 10 वर्ष बाद ये आपका पिता और ये वो उसका पुत्र हो गया। 10 वर्ष बाद में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? 5:3, 5:3 होगा। और इसने क्या बोला है, 10 साल पहले ये अनुपात 3:1 था। कब? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ये तो पिता और ये पुत्र, ये अनुपात क्या था? ये था आपका 3:1, 3:1। यहां पे दो ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक जो सबसे सटीक लागू हो और आपकी समझ में आवे मैं वो बताता हूं। सुनो, 10 साल पहले की बात है कि पिता और पुत्र का अनुपात था 3:1, उम्र का अनुपात। 10 साल बाद ये अनुपात आके बैठेगा 5:3 पर। आपको पता है कि जो अनुपात होते हैं, ठीक है, अनुपात जो होते हैं उनके साथ में एक्स लेना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो HCF का काम करता है। एच आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो अपने वहां पे एक्स ले लिया। अब एक चीज समझो, पिता की उम्र वहां पे क्या थी? 3x, यहां पे क्या थी? 1x। आप कहोगे सर यहां तो आप x नहीं ले रहे, वहां क्यों लिया? रीजन है, यहां पे आप ले लो फिर y ले लो, तो y फिर लास्ट में कटेगा, मैं आपको समझाता हूं। भी देखो, अपन यहां से इक्वेशन को शुरू करते हैं। अपने का भी पिता यहां पे 3x का था, 10 और 10 20 साल, 20 साल के बाद में पिता 5 यूनिट पर जाएगा, तो मैं यहां पे 20 साल जोड़ता हूं बटे में, पुत्र यहां पे 1x का था, यानी x लिख देता हूं। 10 और 10 20 साल के बाद में पुत्र 3 यूनिट पे आएगा, यानी कि पिता पुत्र का भाग होगा 5/3, यानी भिन्न होगी 5/3, यानी कि अनुपात होगा 5:3। ये आपका इक्वेशन सेट हो गया। अब इसको सरल करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे? देखो सुनना, 3 तिया 9x + 60, 5x प्लस ये क्या हो गया? 20 पंजे 100, हाँ ये हो गया 100, ठीक है। अब देखो 5x इधर आएगा, 9x में से घट के 4x, ये 60 उधर जाएगा, 100 में से घटेगा तो 40, और x का मान कितना आ गया? 10। अब x का मान 10 आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे, पिता की वहां की उम्र आ सकती है क्या? इस 10 को लेके जाओ, वहां पे पिता 3x का था, 3 × 10 है ना, तो वहां पे पिता था 3 × 10 यानी कि 30 साल का, और पुत्र था 1 × 10 यानी x का मान 10 आया ना, x का मान वहां रख दिया, तो 10 वर्ष का। आपको क्या पूछा है? वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र का अनुपात क्या है? तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार के लिए ना, वर्तमान में ये तो पिता और ये पुत्र। अब आप इस बात को समझना, ये 3x यानी कि 30 वर्ष कब था? 10 साल पहले। तो आज कितना है? 30 + 10, तो ये 40 वर्ष का है पिता, है कि नहीं? पुत्र की बात करें तो पुत्र वहां पे 10 साल का था, लेकिन ये तो 10 साल पहले की बात है। वर्तमान में 10 और फिर 10 साल और जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 20, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 2:1 पिता पुत्र की आयु का अनुपात होगा, 2:1 आपका ये रहा। ये सुनो, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें तो वो ट्रिक आती है, कौन सी वाली? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका भाग देकर अंतर निकाल के वैसे करते हैं। भाई वो ठीक है, लेकिन सटीक से जल्दी से समझ में आने वाली चीज है, आप अगर वो आ रही वैसा कर लो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बक्से में 56 रुपये, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक बक्सा है, उसमें 56 रुपए पड़े हैं टोटल, मतलब 56 रुपए का माल पड़ा है।
वो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 3 टाइप के सिक्कों की वैरायटी में है। अब देखो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगुनी है, तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? कैसे करें इसको, अभी समझना। आपके पास 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 वैरायटी में आपके सिक्के हैं। इतनी आपको बात समझ में आ गई? और इन सिक्कों का टोटल कीमत जोड़ें तो 56 रुपए होती है टोटल कीमत। यस सुनो, ठीक है। अब देखो, 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने। अच्छा, 50 पैसे वाले सिक्के 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगने। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो 50 पैसे वाले सिक्के दुगने हैं, यानी कि 2 हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुणे हैं। ओके, कौन? 50 पैसे के सिक्के। समझना, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे वालों से दुगने एवं 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए वालों से दुगने, सॉरी चौगुने। देखो 4 गुना लिखा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर 1 रुपए वाला एक सिक्का होगा तो उसके कंपैरिजन में 50 पैसे वाले चौगुने यानी 4 सिक्के होंगे। तो ये देखो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये है कि उस बक्से के अंदर 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 में है, और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2:1 में है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करोगे, सुनो। अब यहां पे इस प्लेस पे कौन आएगा? ये प्लेस खाली तो 2 आ जाएगा, ये प्लेस खाली तो वहां कौन चला जाएगा? 4 चला जाएगा। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4। आप ऐसे करते ना, 1:4, फिर यहाँ पे 2:1, तो क्या होता? 2 यहाँ आता, 4 वहां जाता, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये होता ना, ठीक है। अब सुनिए, आप काटना चाहो तो काट भी लो, 1, 4 और 2, यानी कि अब देखिए, सुनिए, सिक्कों की संख्या 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का कंपैरिजन है ये। और वो संख्या कितनी आ रही है? 1:4:2। यानी कि उस बक्से में अगर 25 पैसे के 2 सिक्के पड़े हैं तो 50 पैसे के 4 सिक्के पड़े हैं, उसी के साथ में 1 रुपए का एक सिक्का पड़ा है। ये सुनो, ये तो है सिक्कों की संख्या। देखिए, ये तो क्या है? सिक्कों की संख्या। अब अपन बात करते हैं उनके मूल्य की। अगर मूल्य की बात करें तो एक बात बताओ मुझे, 1 रुपए का एक सिक्का पड़ा है तो मूल्य 1 रुपए ही तो होगा, 1 इकाई तो होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के पड़े हैं तो मूल्य कितना होगा? मूल्य होगा 1 रुपए। ठीक है, समझ में आई ना बात आपको? रुपए नहीं लिखे, अपन एक्स लिखेंगे इसके साथ में। देखो, 50 पैसे के 4 सिक्के पड़े हैं तो अठन्नी अठन्नी अठन्नी, अरे भाई 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, है ना। 50 पैसे के 4 सिक्के पड़े तो 2 रुपए का मूल्य बनेगा। ओके, इधर देखो, 25 पैसे के 2 सिक्के पड़े, चवन्नी चवन्नी 2 हैं, तो अठन्नी हो गई, यानी कि 0.5। ये सुनो, इसके साथ में अपन लेते हैं x। ये सिक्कों का मूल्य है और टोटल मूल्य कितना है इसके साथ में ले लो x, है ना, ठीक है। यही इस मूल्य में तब्दील हुआ है। इनके साथ x और इनके साथ x ले सकते हैं क्योंकि यही तो मूल्य में तब्दील हुआ है। अब मूल्य की बात करें तो टोटल मूल्य कितना हुआ? टोटल मूल्य हुआ आपके, देखिए, 1 और 2 3, और ये 3.5, 3.5x, 3.5x टोटल मूल्य है। और वो टोटल मूल्य आपका कितना है? 56 रुपये है। कितने रुपए हैं? 56 रुपए। ओके, अब आपको क्या करना है? एक्स का मान लाना है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 56/3। ओके, अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगेगा, ठीक है। अब 7 से कट जाएगा, 7 से कट गया 5 बार, 7 से कट गया ये 8 7 56, तो 80 बार, और 5 से कट गया ये 16 बार। कैलकुलेशन को वापस देख लेना, ठीक है। देखो, 7 से कट गया 5 बार, 8 7 56, यानी 80 बार, 5 से कट गया 16 बार। x का मान आपके 16 आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x है। बोलो कितनी है? 4x। तो 50 पैसे के सिक्के
50 पैसे के सिक्के। 4x का मतलब ये हुआ कि 4 इंटू एक्स का मान 16, 1664, तो 64 सिक्के हैं। तो भी कैलकुलेशन में ध्यान दे देना है ना, ठीक है, ये वाली बात है। अब आपको कि सर इतना लंबा, भाई एग्जाम में जब आप करने जाओ तो आपको ये सारे स्टेप लिखने जरूरी है। वहां पे आप सीधा ये लिख करके सीधा मूल्य में कन्वर्ट करके आप सीधा जो है लिखोगे 3.5 बराबर 56। यहां तक अगर आपका माइंड काम करता है तो सीधे आप 3.5 बराबर 56 पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में तो एक स्टेप ही आगे बचता है, ठीक है। अब लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बर्तन में द्रव ए व बी 7:5 में है। यदि 9 लीटर मिश्रण निकालकर बी द्वारा भरा जाता है, ए व बी का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो ए की शुरुआती मात्रा कितनी थी? गजब क्वेश्चन है ये, और इसकी पूरी कैलकुलेशन आप समझना तो आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक बर्तन में द्रव ए और बी की 7 अनुपात मतलब ए और बी जो है वो 7:5 में थे। देखो आप, एक बर्तन है, ढंग से समझना आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को। एक बर्तन है, उस बर्तन में आप मानो कि x लीटर द्रव भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? x लीटर टोटल। अब इस बर्तन के अंदर द्रव भरा हुआ है। इस द्रव के अंदर दो वैरायटी है, एक तो ए है, एक आपका बी है। जैसे ए मतलब दूध है, बी मतलब पानी है, ये वाली बात है, समझे आप? ए और बी है। बर्तन में द्रव ए जो है और द्रव बी जो है वो 7:5 में। 7:5 का मतलब 7:5, 7 और 5 12, यानी कि द्रव ए 12 में से 7 हिस्सा द्रव ए का हो गया और 12 में से 5 हिस्सा द्रव बी का हो गया। और ये किसका है? एक्स का। तो मैं एक्स लिख देता हूं इनके साथ में। तो ये तो आपका देखिए, ये तो आपका द्रव ए हो गया, ये आपका द्रव बी हो गया। टोटल एक्स लीटर का द्रव था, उसमें से अपन ने 7:5 में बांट दिया, ठीक है। अब वो यूं कह रहा है कि हमने क्या किया, उस द्रव में से 9 लीटर मिश्रण निकाला। एक चीज बताइए मुझे, इसमें से आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला, निकाल करके बी द्वारा भरा जाता है। 9 लीटर आपने उसमें से घोल निकाला, एक बाल्टी भर के 9 लीटर का आपने बाहर डाला, और बी नाम का जो द्रव है वो वापस बाल्टी भर के 9 लीटर की बी द्रव डाल दिया। तो 9 लीटर उस बाल्टी में गए, उसमें तो मिश्रण गया है, यानी ए और बी दोनों द्रव साथ में गए, लेकिन उसको आप ढोल के आए, यानी कि डाल के आए, और वहां से आप 9 लीटर की बाल्टी वापस भर के आए, द्रव बी लेके आए, और द्रव बी ला करके वापस डाल दिया। ये बात है। अब एक चीज बताऊं मुझे, कोई भी जैसे ड्रम भरा हुआ पड़ा है आपके दूध और पानी का, 1:2 में दूध पानी है। अगर उस ड्रम में से बाल्टी आप निकालोगे भर के, तो उसमें भी 2:1 में दूध पानी होगा। उस बाल्टी में से गिलास निकालोगे तो उसमें भी 2:1 में दूध पानी होगा। अगर उसमें से तो एक बूंद भी आप बाहर लेते हो तो उस बूंद में भी पानी के और दूध का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 1:2 होगा। तो यानी कि इस मूल मिश्रण के अंदर 7:5 में दूध पानी था, तो जो मिश्रण निकाला है ना, इसमें भी आपका जो दूध और पानी गया, यानी कि मिश्रण ए, द्रव ए और द्रव बी, ये आपके 7:5 में ही गए। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 9 लीटर की जो बाल्टी भर के आपने बाहर डाली है, 7 और 5 12, 12 में से 7 हिस्सा द्रव ए का गया, और ये हिस्सा किसका है? 9 का। तो 9 का 5/12, 7 5 12, 12 में से 5, ये आपके गया द्रव बी का। अब आप 3 से काट सकते हो, 3 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया ये 3 बार, तो ये हो गया आपका 21/4, और ये आप 3 से कट गया आपका 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, ये हो गया आपका 15/4। अब एक चीज बताओ मुझे, जो आप 9 लीटर लेके गए हो उस बाल्टी में, उसमें आपका द्रव ए कितना गया? 21/4, जबकि द्रव बी कितना गया? 15/4 गया, है ना। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और करना ही पड़ेगा आपको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सुनिए, अब एक बात बताइए, लास्ट में अपन हिसाब करते हैं। अपन हिसाब करते हैं कि हमारे जो उस बर्तन में द्रव ए की मात्रा थी 7x/12, ठीक है, थी या नहीं थी? 7x/12 हमारे द्रव ए की मात्रा थी। उसमें से जब 9 लीटर मिश्रण, जब उस मिश्रण में से निकाला था, उसके साथ साथ में हमारे 21/4, देखिए 21/4 द्रव ए निकल गया। शुरुआत में इतना था, अब इतना निकल गया।
अब इतना ही बचा है, इसमें से इसको घटा दिया। ओके, अब द्रव बी की बात करते हैं। द्रव बी हमारा 5x/12 था, उसमें से 9 लीटर की बाल्टी के साथ साथ में 15/4 निकल गया, लेकिन उस बाल्टी को खाली करके द्रव बी की भर के वापस उस मिश्रण में डाला है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 लीटर वापस प्लस हो गया द्रव बी, तो समझ रहे हो ना? ठीक है, तो 9 लीटर तो वापस प्लस हो गया वो। तो ऐसे करके इसने बोला कि लास्ट में पता चला कि ए और बी का अनुपात 1:1 है। तो मैं लिख सकता हूं 1/1, 1/1। ठीक है, चलिए अब अगर इसको अपन आगे बढ़ाए तो आप देखना मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो समझना, फटाफट समझ लो। देखो ऊपर एलसीएम कितना लेवे, 12 लेवे, 12 का भाग 12 में एक बार 1 को 7x से गुणा किया 7x, माइनस 4 का भाग 3 बार, तो 3 को इससे गुणा किया तो 63। ये बात समझ में आ गई। और बटे में इसको सॉल्व करो, 936, 36 माइनस 15, तो ये हो गया आपके ये क्या हो गया 936, और इसमें से आपको ये 15 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका, तो 21 हुआ ना? हाँ ठीक है, और तो ये हो गया आपका, देखो ये पूरा क्या हो गया, प्लस का 21 और 21/4। आई समझ में बात? ये सुनो, इसके बटे में क्वेश्चन तो 1 एलसीएम आ गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 15 से गुणा किया 15, 15 माइनस का है, बीच में प्लस है, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 9 से गुणा किया 936, है ना? अब इसको मैनेज करोगे तो इसमें से 15 घटा लिए, 15 घटा लिए 21 और वो प्लस का। ठीक है, तो बटे में क्या रह गया, यहाँ ये है आपका 21/4। ओके, अब एलसीएम क्या लेवे, एलसीएम ले लिया 12। अब 12 का भाग 12 में एक बार 1 को 5 से गुणा किया 5x, माइनस यहाँ नहीं प्लस आपका 21/4 है ना? 4 का भाग 12 में 3 बार 21 को गुणा किया तो 63, प्लस का 63। ठीक है, बराबर 1/1। आई समझ में बात? ठीक है, 12 से 12 गया। अब एक चीज बताइए मुझे, 1:1 मतलब ये बराबर है, देखो 7x माइनस 63, कैलकुलेशन तो गलती नहीं हुई है, और ये है आपका 5x प्लस 63, है ना? ये उधर आ गया तो ये हो गया आपका 2x, और 63 उधर गया तो ये उससे जुड़ जाएगा, तो 4 से 12 120, 129। ठीक है, मुझे लगता है कैलकुलेशन में मिस्टेक है। यस, देखिए सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, देखना ये अपने गड़बड़ किया ना, 126 होगा ना भाई? ठीक है, तो इससे ये कट गया 63 बार, x का मान आ गया 63, x का मान 63 आ गया। अब आप देखो सुनो, आपको शुरुआत में a की मात्रा कितनी थी वो पता करना है ना, तो शुरुआत में a आपका था 7x/12, तो 7 इंटू, अपन a की बात कर रहे हैं, 7 इंटू देखो x आपका कितना था 63 आ गया बटे में 12, तो ये आपका आ जाएगा 36.75, यानी 36 सही 3/4, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपको कि इतना लेंथी है तो भाई करना तो पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो। अच्छा, थोड़ा सा अपन इसमें अप्रोच लगा सकते हैं कि शुरुआत में ये पहल मतलब ए मात्रा और ये मात्रा बी, है ना, उस समय आपकी 7:5 में थी वो, और अब बराबर बराबर है, यानी 1:1 में है, यानी कि 7:7 ही मान सकते हैं वर्तमान में, है ना? अब देखिए इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, 2 इकाई ये बड़ा है। देखिए 2 इकाई बढ़ने का मतलब है कि अपना जो 9 लीटर एक्स्ट्रा आया है वो 2 इकाई के बराबर हो गया, तो टोटल वर्तमान में 7 और 7 14 इकाई है। 2 इकाई का मान 9 है, तो 14 इकाई का मान कितना होगा, 9/2 इंटू 14, तो ये 63, टोटल 63 आ गया। 63 शुरुआत में कितना था 7x/12, टोटल मिश्रण आपका 63 है, तो 7 इंटू 63/12 तो यही आएगा 36 से 3/4। चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सुनो, ये तो बहुत सिंपल है। एक फल विक्रेता बड़े मध्य छोटे साइज के सेब क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से बेचता है। कुल सेब जो बेचे गए वो है 3:2:5 में, तो प्रत्येक सेब का औसत मूल्य क्या है? अब एक बात बताओ, ये तो अपन कर भी चुके थे शायद, पिछले वीडियो में भी आया था या फिर इसी टाइप का था। 15 रुपए के 3 फल बेचोगे तो 15 या 45 रुपए हुए कि नहीं हुए? ठीक है, इसी प्रकार से 10 रुपए के 2 फल बेचोगे तो 10 दूनी 20 रुपए हुए कि नहीं हुए? ठीक है, इसी प्रकार से आप 5 रुपए के, सुनिए 5 रुपए के 5 फल बेचोगे तो 25 रुपए हुए कि नहीं हुए? तो टोटल आपके ये हो गए 90 रुपए। अब 90 रुपए में फल कितने बिक गए? 3 और 2 5 और 5 10। अब एक प्रकार से 10 फल, 10 इकाई फल है वैसे,
लेकिन मान लिया अपन ने 10 फल, तो एक फल का मूल्य, औसत मूल्य, ठीक है, औसत कीमत। अब औसत कीमत की बात करें तो एक बात बताओ, ये टोटल 10 फल के बराबर होते हैं जिनका मूल्य 90 रुपए बनता है। 90 में 10 का भाग दिया तो 9 रुपए एक फल का हो गया। ये सुनो, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर, चुटकी वाला खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। ए बी सी को किसी कार्य को 570 रुपए में करने के लिए काम पर रखा। ए बी और सी को बोला कि ये कोई काम है, फिक्स एक काम दिया, बोला कि आपको 575 रुपए देंगे, ए बी सी तीनों मिलकर कर लो, 575 रुपए देंगे। ठीक है, ए और सी मिलकर 29/23 काम पूरा कर लेते हैं। ओके, ए और सी मिल गए, तीनों को लगाया काम पर, लेकिन ए और सी मिलकर काम करते हैं, बी बेचारा अकेला काम करता है। ठीक है, तो ए और सी ने मिलकर 23/19 काम कर लिया, यानी कि 23 में से 19 भाग काम हो गया। तो एक बात बताओ, शेष कितना बच गया? सुनना, 23 में से 19 जब हो गया तो 23 में से 4 काम, और ये किसने किया है? ये किया है सी ने। आई समझ में बात? तो अब एक बात बताओ, टोटल काम अगर 23 है तो उसमें से 19 तो ए और सी ने कर लिया, 23 में से 4 काम बच गया, वो सी करेगा। तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी ये पता करना है। तो सी को नहीं, सॉरी, ए और सी ने, बी को ए और सी ने मिलकर के 23 में से 19 काम किया है, तो बी बच गया जो 23 में से 4 काम करेगा। ठीक है, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई? एक बात बताओ, टोटल काम 23 में से 19 किसने किया? एसी ने। 23 में से 4 किसने किया? बी ने। अब एक बात बताओ, टोटल काम 23 है, जिसके आपको कितने मिलते हैं? जिसके आपको 575 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अपन कह सकते हैं कि जो 23 यूनिट्स है, 23 यूनिट्स काम के 575 रुपए हैं, तो बी का काम तो केवल 4 यूनिट्स है भाई। ठीक है, तो 4 यूनिट्स का कितना मूल्य बनेगा? तो बी के लिए अपन कर सकते हैं कि 575 में 23 का भाग दे दो। ठीक है, और गुणा किससे कर लो? गुणा कर लो 4 से। ठीक है, तो ये आपका कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है 210 या, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा ये? इससे काट दो, 23 दूनी, ये हो गया आपको 2 बार, 46 सब 4 और 7, ये रह गया आपके 11 और 115, और 23 का भाग इसमें जाएगा आपके 5 बार, 5 दूनी 5 या 15, तो यहाँ पे आ गया 5 5 20, 100 रुपए मजदूरी मिलेगी फिर भी को, 100 रुपए। कैलकुलेशन वापस चेक कर लेना, 100 रुपए मजदूरी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे देखो, ए का काम क्या लिखा हुआ? ए एक काम 60 दिन में करता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? अच्छा, ए अकेला किसी काम को करें, देखो यहां पे अपन वो काम करते हैं, समय, काम और क्षमता, वो वाला पैटर्न है ना। ठीक है, ए अकेला किसी काम को 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है। ठीक है, उसने 15 दिन तक काम किया। एक काम करते हैं अपन, सीधा बी का समय कंप्लीट काम करने का है ही नहीं अपने पास, है ना, तो अपने काम करते हैं, बी को रहने देते हैं। ये 60 एलसीएम लिया एक। अब एक बात बताइए, ए 60 दिन में काम करता है, 60 आपका काम आ गया, एक आपकी क्षमता आ गई, 15 दिन तक इसने काम किया है ना, तो अपन लिखेंगे ए का 15 दिन का काम, 15 दिन का काम, तो एक की ताकत से 15 दिन में 15 काम कर लिया, 15 इकाई काम कर लिया। अब बताओ मुझे शेष काम कितना है? अगर शेष काम की बात करें तो 60 में से 15 काम गया तो 45 काम शेष है। उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। अच्छा, बी 45 काम 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो क्षमता कितनी रहेगी? अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता होती है काम बटे में समय, तो 45 काम उसने किया है और 45 काम और 30 दिनों में, काम बटे में समय, तो ये आ गया आपकी क्षमता, 1.5 आ गई ना, 1.5। दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? अब एक चीज बताओ, अगर ए और बी मिल गए तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी की क्षमता। अगर क्षमता की बात करें तो ए की ताकत तो 1 है,
और बी की ताकत आ गई 45 काम 30 दिन में करता है, काम बटे में समय, क्षमता आ गई 1.5, यानी 2.5 की ताकत बन गई। क्या ताकत बन गई? 2.5। और आपको पता है कि टोटल काम है कितना? टोटल काम है 60, तो लगने वाला समय कितना? 60 काम 2.5 की स्पीड से, देख लो आप, है ना। तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा, है ना। तो 6 चौक 24, ये इससे कट गया, 6 चौक 24, हाँ 24 दिन आएगा इसमें, चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बात है। आप बाकी डायरेक्टली भी सोच सकते हो जी, ये 60 दिन में उसको कर सकता है, 15 दिन काम कर लिया। तो अब एक बात बताओ, 15 दिन का काम कर लिया, अब काम कितना बचा है? 45 दिन का, है ना। 45 दिन का काम बचा है, वो बी करता है 30 दिन के अंदर। ये सुनो, तो आप डायरेक्टली क्षमता का अनुपात भी ला सकते हो कि ए का 45 दिन का काम वो 30 दिन में करता है, ठीक है। तो ए के कंपैरिजन में बी की ताकत कितनी हो जाएगी? 45/30, यानी कि 1.5। तो 1.5 और उसकी ताकत 1 हो जाएगी, तो 1.5 और 1 2.5 की ताकत से 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 24 दिन, ठीक है। और भी सोचने के तरीके हैं, कहीं कहीं मतलब कितने ही प्रकार से आप कर सकते हो। ये 45 दिन में जितना काम करता है उतना ये 30 दिन में करता है, तो इनकी ताकत का अनुपात क्या हो गया? 30 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा 45, है ना। तो ये हो गया आपका 2 बार, ये हो गया आपका 3 बार, तो 3 और 2 5, 5 की स्पीड से ये काम करेंगे, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में, ताकत के कंपैरिजन में ये 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन, और इनका अनुपात आया था 2, देखो ये आया था 45 और ये आया था 30, तो ये हो गया आपका 2 और 3 ऐसे, तो यहां आ जाएगा 120, ठीक है। अब दोनों मिल जाएंगे तो 120 काम करने में 3 और 2 5 की स्पीड से 24 दिन लगेंगे। तो ये भी सोचने का तरीका है, कई तरीके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यदि 12 पुरुष या 24 लड़के किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 17 पुरुष तथा 6 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 12 है पुरुष, 12 पुरुष या 24 लड़के, है ना, किसी काम को 66 दिन में पूरा करते हैं। एक बात बताओ, इस बात का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 12 पुरुष लगा दो या फिर 24 लड़के लगा दो, काम 66 दिन में होना है। 66 दिन में 12 आदमी जाएंगे तो भी 66 दिन में पूरा कर पाएंगे, 24 आदमी जाएंगे तो भी 66 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम अपन कह सकते हैं कि 12 पुरुष बराबर है 24 लड़कों के, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष बराबर है 2 लड़कों के। ताकत पता चल गई, एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है। तो ये बोल रहा है, तो बताइए कि 15 पुरुष और 6 लड़के मिलकर कितने समय में काम को करेंगे? 15 पुरुष, देखिए 15 पुरुष प्लस 6 लड़के मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे? अब एक काम करो, आप एमडीएस लागू करोगे तो कर्ता जो होता है काम को करने वाला, उसकी इकाई समान होनी चाहिए। तो एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, तो 15 पुरुष 30 लड़कों के बराबर है, ये सुनो। और ये मिला करके एक ही इकाई में आ गए 30 और 6 36 लड़के। अब एमडीएस लागू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां से भी लड़के उठा लो। आप बोल सकते हो कि 24 लड़के किसी काम को 66 दिन में करते हैं, तो ये वाले 30 लड़के, सॉरी ये वाले टोटल मिला के 36 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब ये तो काट पीट लो बस, है ना। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 से कट गया ये 2 बार, 44 दिन में करेंगे जी, ये D2 44 दिन में। ये आपका आंसर है, सिंपल। कंपैरिजन लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग, मतलब एक यूनिट अलग अलग है, पुरुष और लड़के उनकी क्षमता बराबर नहीं है, तो एक साथ जोड़ नहीं सकते इनको। क्षमता के आधार पे अपन ने जोड़ दिया, 15 पुरुष और 6 लड़कों को जोड़ करके आप क्या बताओगे? 15 + 6 21, तो 21 पुरुष है कि लड़के? इस वजह से क्षमता का कंपैरिजन करके या तो इनको लड़कों में बदलो या पुरुषों में, और वहां से भी अगर यहाँ पुरुष होते हैं तो वहां से पुरुषों को उठाओ एमडीएस सेट करने के लिए, और यहाँ लड़के बनते हैं तो वहां से लड़कों को उठाओ, ठीक है। चलिए अब इसको देखो, ये क्या बोल रहा है? ए का 30% बी को 40, बी के 40% में जोड़ा गया तो उत्तर बी का 80% आया, तो ए का कितने परसेंट बी है? ये बोल रहा है, वैसा करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। देखो ए का 30% बी के 40% में जोड़ा तो बी का 80% आया, यही तो बोला है।
ए का 30%, बी के 40% में जोड़ा तो बी का 80% आया। अपन इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो वहां रह जाएगा बी का 80 और बी का 40, तो बी का 40 रह जाएगा, है ना, ये उधर जाके माइनस का होगा। यहां पे हो गया ए का 30%, ये कट गया। ओके, ये कौन है ए, बटे में कौन आएगा बी, उधर कौन है 4, बटे में कौन जाएगा 3। ए जब 4 है तो बी कितना है 3। क्या पूछा है, ए का कितने परसेंट बी है, सुनो, ए का कितने परसेंट बी है, बी यानी कि 3, वो ए का यानी 4 का कितने परसेंट है, तो ये आपका 75% है, आपका आंसर है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। समझना, यहां पे हिंदी और इंग्लिश दो। ओके, इस प्रकार की स्थिति प्यारे साथियों, देखो ये तो आपके हिंदी है ना, और ये आपकी अंग्रेजी, समझना है ना, ये आपकी अंग्रेजी। ओके, ये आपकी हिंदी और ये आपकी इंग्लिश। अब एक बात को समझो, 52% हिंदी में, ओके, 52% हिंदी में पास होते हैं, 42% अंग्रेजी में पास होते हैं, लेकिन 17% दोनों में पास होते हैं। 17% दोनों में पास होने का मतलब यहां पे आएगा 17%। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, हिंदी में पास हुए हैं 52%, तो उसमें वो लोग जो इंग्लिश में भी पास हो गए साथ में 17% शामिल है ना भाई, ये कक्षा में बैठे है ना, ये लोग केवल हिंदी में पास हुए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए। आप बोलोगे कि हिंदी में पास हुए विद्यार्थी हाथ खड़ा करो, तो ये पूरा गोला हाथ खड़ा करेगा, यानी कि 52 लोग हाथ खड़ा करेंगे। आप बोलोगे इंग्लिश वाले हाथ खड़ा करो, तो ये पूरा गोला हाथ खड़ा करेंगे, यानी कि टोटल 17 प्लस ये, यानी कि 42 लोग हाथ खड़ा करेंगे। अब यहां पे एक बात बताओ, अगर कुल पास की बात करें, कुल पास, तो क्या कुल पास 52 प्लस 42 हुए हैं क्या, नहीं, उसमें से 17 तो इधर भी शामिल हो रहे हैं, इधर भी शामिल हो रहे हैं सफलता के अंदर, तो ये -17 घटा लो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 94 हो गया ना, 94 -17, देख लो अब वापस, 2 2 4, हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया आपका 7 7 और इधर रह गया 8, 87%, 87% वापस देख लेना भाई, हाँ जी, ये 4 और 3 27, बिल्कुल 87% लोग सफल हुए हैं। अब एक बात बताओ, असफल कितने होंगे, असफल टोटल लोग कितने होते हैं, 100%, 100% में से 87% पास हुए, तो ये आपके देख लो। ओके, अपने उधार ले लिया ना, ये 8, यहाँ पे 7 ही आएगा ना भाई, 7 ही तो आएगा, 17% है, राइट, 7 ही आएगा, तो ये आपका ठीक है 77 रहेगा, है ना, तो ये आएगा आपका 23%। 23% लोग, ये आपका आंसर है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी भाई, ये 17 है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो 40 50 एवं 60 छात्रों की, देखो 40 50 एवं 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुआ, ठीक है, उनकी सफलता का प्रतिशत क्रमशः 100 90 और 80 है, तो तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत कितना है। बात वो ये कहना चाह रहा है कि 40 लोग जो थे ना, उसमें से 100% पास हुए, तो 40 का 100% मतलब होता है 40, ये सुनो। अब 50 जो लोग थे उनका 90% यानी कि 45 लोग क्या हुए, सफल हुए। 60 जो लोग थे उनका 80%, 8 संग 48, ये 48 लोग हो गए। अब एक बात बताओ, जो सब सफल हुए वो टोटल लोग कितने हैं, सफल हुए वो आप जोड़ लो, 40 तो ये प्लस 45 वो प्लस 48 वो, यानी कि ये हो गया आपके 4 या 12 आर 133, 133 लोग सफल हुए, जबकि कुल कितने थे, कुल अगर अपन कुल की बात करें तो थे आपके 40 प्लस 50 प्लस 60 यानी कि 150। अब एक बात बताओ, 150 में से 133 पास हुए हैं, तो सफलता का प्रतिशत, है ना, सफलता का परसेंट कितना हो जाएगा, 133 लोग आउट ऑफ 150 पास हुए हैं, तो ये कट गया आपका 2 बार, ये कट गया आपका 3 बार, ऊपर हो गया 266 में 3 का भाग 2 दे 2, ये आ गया 8,
अटोटी ये हो गया 2/3। हाँ जी, ये आपका आंसर है। क्लियर, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसमें विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना है? एक बात बताऊं, बेडशीट का विक्रय मूल्य 500 है। कैसे? 500 का 10% कितना होता है? 50 रुपए। 50 रुपए, देखो इसने बोला ना लाभ कमाया है विक्रय मूल्य का 10% के बराबर, तो विक्रय मूल्य 500 है। 500 का 10% 50 रुपए। 50 रुपए लाभ कमाया, इसका मतलब उसकी लागत वस्तु की 450 है। अरे यस और नो, लागत कितनी है? 450। 500 में वस्तु बेचोगे और जो बेचा गया उसका 10%, यानी 500 का 10% 50 रुपए। 50 रुपए लाभ है, इसका मतलब 450 की लागत है उसकी। इसने बोला भी तो है ना, एक व्यक्ति ने 450 में वस्तु को खरीदा है, तो आपका ऑप्शन डी सेट हो रहा है। ऐसे नहीं करो तो ऐसा कर लो, ठीक है। माना विक्रय मूल्य आपका x है, ठीक है, तो आपका लाभ कितना है? लाभ है इस x का 10%। ये सुनो, अब एक काम करो, विक्रय मूल्य में से ये लाभ घटा लो, है ना, 10x/100, ये लाभ घटा लो तो आपका लागत आ जाएगी। भाई विक्रय मूल्य सेल किया, उसमें से प्रॉफिट घटा लोगे तो लागत आ गई आपकी 450, है ना। तो ये हो गया आपका 90x, 90x में 100 का भाग बराबर 450, 0 0 कैंसिल, 9 से कट गया ये 50 बार, x बराबर 50 × 10 500, ठीक है। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो बहुत आसान है, एक चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में 60% चीनी है, यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंट क्या होगा? देखो 3 लीटर आपकी चीनी पानी के घोल में, ये तो आपकी चीनी है और ये आपका पानी है, ठीक है। अब देखिए इसमें 60% चीनी है, ओके। 60% का मतलब क्या हुआ? इसका 60% 1.8 हो गया, ये सुनो, तो पानी आपका 1.2 हो गया। ये बात समझ में आ गई? 1 लीटर पानी और मिला दिया आपने। अब एक बात बताओ, 1 लीटर पानी और मिलाओगे तो पानी हो जाएगा 2.2 लीटर, और चीनी तो आपकी 1.8 ही तो है। अब ये आपका मैटर मिला करके कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 लीटर। अब एक बात बताओ, 4 लीटर के मैटर में इसने क्या बोला है कि चीनी का परसेंट कितना है? अब नए मिश्रण के अंदर चीनी का प्रतिशत, नए मिश्रण में चीनी कितनी है? 1.8, कितने में से? 4 में से, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये 0 खप गया, इस पॉइंट को हटाने में 4 से 2 से कट गया ये 5 बार, और 2 से कट गया ये 9 बार, 9 5 45, 45% आपकी चीनी है, राइट, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण शुद्ध दूध के लागत पर बेचने पर 10% का लाभ है? देखो जब भी लागत पर दूध बेचना है और लाभ कमाना है, तो जितने परसेंट लाभ कमाना है उतने परसेंट आपको पानी डालना है, ठीक है। तो 50 केजी आपका दूध है, ओके। मान लो, सुनना, मान लो ये 10 रुपए का आया, तो ये 500 रुपए का हो गया ना, एक प्रकार से मानना। अब अपने काम करते हैं, इसमें 10% लाभ कमाना है तो 10% पानी मिलाते हैं। इसमें 10% पानी मिलाने पर इसका 10% 5 लीटर होगा ना, तो ये आपका 55 किलो हो जाएगा, और उसी मूल्य पर बेचोगे जितने में लाए हो, तो ये 550 रुपए आ गए। पानी का तो आपके 1 भी रुपया नहीं लगाना। अब एक चीज बताओ मुझे, 500 रुपए में लाए माल 550 में बिक गया, तो 50 रुपए कमा लिए ना। 50 किस पर कमाए? 500 के ऊपर इंटू 100, तो इसका मतलब आपने 10% कमा लिए। ये सुनो, तो आपने कितना मिलाना है? पानी मिलाना है 10%, यानी कि 50 किलो का 10% होता है 5 किलो, ठीक है। अगर मैं बोलूं ना कि 80 लीटर शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाएं ताकि 20% का लाभ हो जाए, तो 20% पानी मिला दो। 80 का 20% कितना हो गया? 16 लीटर पानी मिला दो। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उसका बेस ये है, वापस इसको समझ लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा। अच्छा, लागत क्या आई भाई? देखो लागत मूल्य 630 रुपए में 70 लीटर का मतलब है 9 रुपये लीटर आपने दूध क्या किया है? खरीदा है। उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, है ना, 5 लीटर पानी मिला दिया। 70 लीटर तो था ही, प्लस 5 लीटर पानी मिला दिया, 75 लीटर दूध कर दिया, और 9 रुपए लीटर के हिसाब से बेच दिया।
बोल रहा है ना, मिश्रण को 9 रुपए लीटर के हिसाब से बेच दिया। अब एक बात बताओ, 9 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो ये कितने में बिका? 45, 675 रुपए में। यस और नो? ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने कितना कमाया? ये माल आया था, देखिए 630 में, समझना, 630 में आया था माल, 70 लीटर आया था, 9 रुपए लीटर वाला। वैसे इस 9 रुपए का इसका मतलब ही नहीं है ना। ओके, ओके, तो देखो 630 रुपए में 70 लीटर आया था। ओके, 5 लीटर पानी मिलाया, 75 लीटर हुआ, 9 के भाव से आपने बेच दिया। ठीक है, तो 675 रुपए आपने अर्जित किए। अब इसकी लागत कितनी थी? 630 रुपए लागत। समझ रहे हो? आपने कमाई कितनी की? देख लो, कमाई कितनी की, इनके बीच में जो गैप है, 45 रुपए लाभ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आपको लाना है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का परसेंट कितना है? 45 रुपए का लाभ किस पर हुआ है? लागत पर, 630 पर, इंटू 100, 0 0 कैंसिल। अब ये काट दोगे, ठीक है, 9.45। अब ये जब काटोगे, 3 से कट गया ये 9 बार, 3 से कट गया ये 21 बार। ठीक है, अच्छा 9 से कट जाएगा ना, 9 से कट गया 9.45, 9 से कट गया ये 7 बार, 50, 50 बटे में 7 का मतलब है 7 से ही 1/7%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। यस और नो? सिंपल। अच्छा, मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा पता है? यही 5 लीटर इसमें पानी मिलाया, पानी का कोई रुपया नहीं लगा, लेकिन देखो सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है, 5 लीटर पानी मिलाया है इसने, 9 रुपए के हिसाब से उस पानी को भी साथ में बेच दिया, तो 45 रुपए का लाभ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जबकि 630, 45 रुपए उसने किस पर कमाए? 630 पर, इंटू 100, है ना? ये आपका 7 से ही 1/7%। ये सबसे शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है। बस जो एक्स्ट्रा पानी मिलाया वही तो उसका प्रॉफिट है। बाकी तो 9 रुपए प्रति लीटर में माल आया यार, 9 में ही बेच रहा है, क्योंकि 730 में 70 का भाग दोगे, 9 रुपए लीटर पड़ रहा है, 9 रुपए में बेच रहा है, तो बस केवल पानी मिलाया, वो फ्री में पानी मिलाया यार, वो बड़ा लाभ होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, किसी वस्तु को 15% लाभ की बजाय अगर 10% लाभ पर बेचो तो विक्रय मूल्य में 10 रुपए का अंतर आता है। देखो, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य में अंतर 10 रुपए। एक बात बताओ, 15% की बजाय 10% में बेचने पर आपके 5% एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो कह रहा है कि 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे क्या मिल गया? सुराग। सुराग ये बता रहा है कि 5% जो है वो 10 रुपए के बराबर है, ये आपका सुराग है। तो आपको क्या पता करना है? लागत पता करनी है, यानी 100% आपको मूल्य पता करनी है। ये आपकी लागत हो गई, है ना? तो ये क्या आ जाएगी? 10 रुपए में 5 का भाग दे दो, गुणा 100 कर दो, 200 रुपए। ये सुनो, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 साल बाद आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, तो उनकी आयु का अनुपात 12 साल बाद क्या होगा? अभी पता करते हैं, है ना? यदि दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, ये वर्तमान आयु है, दो लड़के, ये पहला और ये दूसरा, इनकी आयु का अनुपात 5:6 है, 2 साल बाद, चलो ये 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद ये अनुपात होगा 7:8, है ना? तो क्या पूछा है? तो उनकी आयु का अनुपात 12 साल बाद क्या होगा? पहले अपन यहाँ के पता कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप x डाल दो। अब एक काम करते हैं, यहाँ की आयु 5x है, प्लस 2 साल जोड़ दो, यहाँ की आयु आपकी 6x है, प्लस 2 साल जोड़ दो, तो ये 7/8 हो जाएगा ना? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 40x, 8 दूनी 16, 7 चंग 42x, 7 दूनी 14, 40 को उधर भेजो, है ना? ये हो गया आपका 2x, 14 इधर आया, तो इसमें से घटेगा, तो x का मान कितना हो गया? 1। अब एक बात बताओ, x का मान 1 आया ना, तो ये कितने साल का बच्चा है और ये कितने साल का बच्चा है? तो अपन को पता चला कि x का मान 1 है ना, तो पहला बच्चा 5 वर्ष का है और दूसरा बच्चा 6 वर्ष का है, क्योंकि यहाँ पे x का मान रखते ही ये स्थिति आएगी। अब 12 वर्ष बाद की बात बोली है, तो 12 वर्ष बाद में अगर अपन जाएंगे तो वो कितने का हो जाएगा? 5 साल का है प्लस 12 वर्ष, ये 17 का हो गया, ठीक है? और ये 6 साल का है और 12, तो 6 + 12, यानी कि ये 18 वर्ष का हो गया, ठीक है? तो 17/18 ये आपका आंसर होगा। ये सुनो, ठीक है? चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो संख्याएं 1 से 1/2, 2 से 2/3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, 15 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। अपन अनुपात को यही सॉल्व करते हैं पहले। देखो सुनो, 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2, 3/2 अनुपात 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 है ना। इसको सॉल्व कर दो, 3 तिया 9, 8 दूनी 16 है ना। इसमें थी वो संख्याएं और उनमें 15 जोड़ा तो वो यहां पहुंच गई। 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, 2 4, 4 1 5, 5/2, 5 5 कट गया, 1 1 बार, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी 2:3 हो गई। सुनो वो संख्याएं क्या थी, ये पहली और ये दूसरी 9:16 में थी। प्रत्येक में 15 जोड़ा, क्या जोड़ा 15, और इसमें भी आपके 15 जोड़ा, तो ये संख्याएं कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई 2:3 में। ये सुनो, अब देखिए यहां पे आप x ले लो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 9x में 15 जोड़ने पर एवं 16x में 15 जोड़ने पर संख्याएं 2/3 में आ जाती है, 2:3 में आ जाती है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45, 16 दूनी 32 प्लस ये 30, आप 27 को उधर लेके जाओ, ये 5x, 30 को उधर लेके आओ तो ये 15, 30 45 में से घटेगा ना, तो इससे घट गया 3 बार, x का मान 3 आ गया। क्या पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आपकी क्या है 16x, 16 इंटू एक्स का मान 3 आ गया, 16 तिया 48, तो बड़ी संख्या आपकी 48 है। सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे वो क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि 3 कक्षाएं जो छात्रों की संख्या है वहां पे, ये पहली, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, छात्रों की संख्या 4:5:7 में है। अब देखिए प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ जाएं तो अनुपात ये हो जाता है, इस कक्षा में 40 बढ़े, इसमें 40 बढ़े, इसमें 40 बढ़े, तो 40 40 और 40 बढ़ने पर अनुपात हो जाता है 4:5:7। एक काम करो, तीनों का एक साथ तो कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे, ये x ले लो इनके साथ में, तो केवल दो संख्याओं को ले लो भाई। तीनों को तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे जैसे कि 5 सॉरी ये 4/5/7 थोड़ी लिखेंगे, दो का कंपैरिजन करेंगे, किन्हीं भी दो को ले लो। अपन इन दो को लेते हैं, ये क्या है 4x, 4x में 40 जोड़ा, ये कौन है 5x, 5x में कितना जोड़ा 40, तो अपन यहां पहुंचे जो कि 4/5 है, अपने x का मान आ जाएगा, x का मान वहां रखते ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 5 चौक 20, ये हो गया 20x प्लस 5 चौक 20 यानी कि 200 बराबर ये 5 चौक 20 क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है, गड़बड़ तो होना ही है, सेम टू सेम अनुपात कैसे ले रहे हैं हम, ठीक है। सुनिए भाई, ओके, शुरुआत में उनका अनुपात क्या था 2:3:5 था, ओके, और प्रत्येक में 40 जोड़ने पर नया अनुपात है 4:5:7। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक में 40 जोड़ा है, इसमें 40, इसमें 40, इसमें 40। अब इनके साथ में x ले लो, है ना, ये संख्या 2x थी, मैं 40 जोड़ा, ये संख्या 3x थी, मैं 40 जोड़ा, तो यहां पे आपको 4/5 मिला। भले आप इन दोनों को ले लो तो 4/7, इन दोनों को ले लो तो 5/7। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 5 दूनी 10x प्लस ये 5 चौक 20 यानी कि 200 बराबर 4 तिया 12x प्लस 4 चौक 16 160 है ना। तो अपने काम करते हैं 160 को इधर लाएंगे, 200 में से घटेगा तो 40 रह जाएगा, और ये उधर गया तो 2x, x का मान कितना आ गया 20 बार, ओके, x का मान 20 आ गया। तो क्या पूछा है कि शुरुआत में कितने छात्र थे, अगर शुरुआत में छात्रों की बात करें तो शुरुआत में छात्र कितने थे, देख लीजिए आप, सबको जोड़ दीजिए। शुरुआत में छात्र थे 2 और 3 5 और 5 10x छात्र थे ना, 10 इंटू एक्स का मान कितना आ रहा है 20 है ना। तो शुरुआत में छात्र कितने थे 200, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी ए उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन तक तो तीनों साथ में काम करते हैं और बचे हुए काम को ए अकेला करता है, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये आपका समय, ठीक है, ये आपका काम और ये आपका क्षमता, ठीक है। अब अगर अपन यहां पे बात करें तो इसने बोला है कि a प्लस बी मिल जाए तो काम 30 दिन में पूरा होता है, और b प्लस सी अगर मिल जाए तो काम 24 दिन में पूरा होता है, c प्लस ए मिल जाए तो काम 20 दिन में पूरा होता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम 120 आ गया, 30 का भाग इसमें 4 बार, 24 का इसमें 5 बार, इसका ये 6 बार, वे मिलकर के 10 दिन तक काम करते हैं। तो अपन लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता,
ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता लाएंगे कैसे? एक काम करो, इन सबको जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर, इनको सबको जोड़ो, ये हो गया 15। ये सुनो, यहाँ पे 2a 2b 2c है, तो अपन लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, है ना, बराबर आपके 15। तो इससे कट गया ये 7.5 बार, तो ए बी सी की ताकत कितनी है? 7.5। तो 10 दिन का काम कितना है? तो 10 दिन का काम, अगर 10 दिन के काम की बात करें तो देखिए 7.5 इंटू 10 यानी कि 75 काम तो कर लिया भाई। इन तीनों की ताकत 7.5 है ना, तो एक दिन का काम कितना है? 7.5। अब 10 दिन का काम होगा 75। इतना आपको समझ में आ गया? अब शेष काम कितना है? अगर शेष काम की बात करें तो 120 में से 75 तो हो गया, तो 120 माइनस 75 यानी कि ये आपका रह गया 45 काम। 45 काम कौन करेगा? ए करेगा। शेष काम ए करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा? अब एक बात बताओ, ए की ताकत कितनी है? ए बी सी की ताकत कितनी है? 7.5। अपन को ए की क्षमता लानी है ना, तो क्या करेंगे, ए बी सी की ताकत 7.5 है, तो ए बी सी में से बी सी यानी कि 5 घटा लो, तो 7.5 में से 5 घटाओगे तो ये 2.5 रह जाएगा। ओके, अब सुनो, ए का समय, कौन सा समय? शेष काम करने का। 45 काम वो 2.5 की स्पीड से करेगा, तो कितना समय लगेगा? ये देख लो, आपका पॉइंट हटा तो ऊपर 0 लगा, ठीक है, और 25 से कट जाएगा वो 16 से 18 बार, 18 दिन। 18 दिन कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, योग 16 17 18, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि P की कार्य क्षमता Q से तिगुनी है। ओके, यहां पे क्या आएगा? समय, यहां पे काम, और यहां पे क्या आएगा? क्षमता। ये P है और ये Q है, ठीक है। क्या बोला कि P की कार्य क्षमता Q से तिगुनी है। P की क्षमता Q से तिगुनी है, Q 1 है तो P कितना है? 3। ओके चलिए देखो, तो इनका जो समय होगा ना वो किस रेशियो में होगा? वो होगा 1:3 में, समझे आप? ठीक है, समय का जो रेशियो होता है उसका उल्टा क्षमता का होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? Q की तुलना में, देखो P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में काम को करेंगे? अब एक बात बताओ, सुनना, P Q से 48 दिन पहले काम करता है। मैं इसको भी मिटा देता हूं एक बार के लिए, सुनो, यहां पे लिखता हूं P और यहां पे Q, और इनकी क्षमता की बात करें तो P Q से तिगुना ताकतवर है, तो 1 और 3 हो गया। अगर इनके समय की बात करें तो 1:3 हो जाएगा। ये सुनो, अब देखिए ये जो P जो है वो Q से 2 यूनिट्स पहले काम करता है, और वो 48 दिन के बराबर है। ये सुनो, तो 2 इकाई का मान 48 दिन है, तो 1 इकाई का मान कितना है? 24 दिन, और 3 इकाई का मान कितना है? 24 या 72 दिन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 24 दिन, और यहां पे हो जाएगा 72 दिन। एलसीएम 72 आ गया, 24 या 72, 24 एकम 72 एकम 72। अब सुनो, A प्लस बी का समय, A प्लस बी मिलकर, सॉरी P प्लस क्यू का समय, है ना, P प्लस क्यू मिल जाएंगे, तो आप देखिए मिल जाएंगे तो 72 काम करना है 3 और 1 4 की स्पीड से, तो 18 चौक 72, 18 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 90 आदमी, देखना 90 आदमी डेली 12 घंटे काम करें तो किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। काम कितना है? 1, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो 70 आदमी डेली 8 घंटे काम करें, ठीक है, और 24 दिन तक काम करें, तो काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे? तो x लिख देते हैं, काम बटे में आता है, तो x हिस्सा पूरा करेंगे। अब देखो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 0 0 कैंसिल, x को उधर भेज दो, यहां कौन है? 7, बटे में कौन आएगा? 9, यानी वो कितना काम करेंगे? 7/9 भाग, 7/9 भाग। यस ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये आपका नेक्स्ट एंड लास्ट। क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी उस काम को कितने समय में करेगा? यहां पे क्या लिखोगे? समय, यहां पे क्या लिखोगे? काम, और यहां पे क्या लिखोगे? क्षमता। ये ए है और ये बी है, ओके। इनके बारे में क्या बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो ये आगे 12 दिन, ठीक है। बी की
देखो बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। ए की क्षमता अगर 100 है ना तो 60% अधिक है। बी की कितनी हो गई 160। ए की क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक यानी 160 है। अब आप 0 0 कट गया, 5:8 में इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए का समय पता है, समय और क्षमता पता है तो काम तो आ जाएगा, है ना। 12 × 5 कर दो ना, 12×5 = 60। क्यों? क्योंकि यहां पे काम होता है। 12 का भाग इसमें दोगे तभी तो ये आएगा, इसका भाग इसमें दोगे तभी तो ये आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अब बी का समय पता करना है तो 8 का भाग 60 में दे दो, बी का समय। तो 60 काम 8 की स्पीड से आप ये देख लो कितना हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका 2 से कट गया, 4 से कट गया, 15 बार 4 से कट गया, 2 बार 7.5 दिन में सही कटा ना। ठीक है, 856 बिल्कुल 7.5 दिन में। ये सुनो, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना है तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से नजर मतलब समझ में आई होंगी अगर आप प्रॉपरली अगर इनको देखें और सुने हैं तो। ठीक है, और बाकी वे लोग जो थोड़ी डिफिकल्टीज महसूस कर रहे हैं वे वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप कहोगे सर आप तो गजब मार्केटिंग कर रहे हैं वीडियो कोर्स की, बात वो नहीं है। यहां पे मैं सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली मैंने वहां पे करवाया हुआ है। ठीक है, और उसी अप्रोच से मैं ये सारे क्वेश्चंस करवा सकता हूं जो करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो आप में से वे लोग जो कंप्लीट वीडियो कोर्स मैथ्स का चाहते हैं वो अवेलेबल है ऐप पर, वो ले सकते हैं। वो सारे एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, वीडियो मेंस के लिए तो मस्ट है, जो एडवांस मैथ के टॉपिक हैं और आने वाले एलडीसी की वैकेंसी है। इसके अलावा इंडिया लेवल की जितनी भी वैकेंसी है, रेलवे वगैरह सब में समान रूप से वो उपयोगी है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद में 5वां जो अपना टेस्ट है उसके सॉल्यूशन में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।